हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह एक बार फिर उपस्थित हूँ डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस के द्वारा। और आपको पता है कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की बीएड के सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा चल रही है इस समय। और जो मॉक की परीक्षा सेकंड सेमेस्टर की हो रही है, तो वो एग्ज़ामिनर आपसे कौन कौन से ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, उसको लेकर मैं आज चर्चा करूँगा, है ना। अब कौन कौन सी परीक्षाओं पर भी तैयारी करनी है आपको, ठीक है, तो उन्हीं के लेकर मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। तो जैसे आपको मालूम है कि आपके विद्यालय के द्वारा आपको डेट दे दी गई होगी और उस डेट के अकॉर्डिंग आपको अपने विद्यालय में नियत समय पर उपस्थित होना है, ठीक है। और आपको अपनी सारी फाइल कंप्लीट करना है, शिक्षकों से चेक कराना है और चेक कराने के बाद जो भी जिसमें क्वेश्चन अलॉट हैं उन क्वेश्चनों को आपको ध्यान देना है और उन क्वेश्चनों को आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आपसे एग्जामिनर कौन कौन से प्रश्न पूछ सकता है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि भाई आपके पेपर के नाम कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आपके पेपर के नाम के अंतर्गत जैसे कि आपके EDU BEd 106 का नाम है विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व, ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट भी पूछ सकता है। EDU BEd 107 ये आपका क्या है, शिक्षण एवं अधिगम का आकलन। तीसरा है 109A फाउंडेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, या आपने बी दिया होगा 109 EDU BEd 109 फाउंडेशन ऑफ गाइडेंस एवं काउंसलिंग। इन्हीं में से पेपरों में से आपने कुछ दिए होंगे, ठीक है। अब वो पूछता है कि आपने अपनी जो मॉक की परीक्षा है उसके संबंध में कौन कौन सी फाइल तैयार की है, ठीक है। तो उसमें आपको बताना है कि 4 मैंने फाइल तैयार की हैं। EDU BEd 108 है ना, 108A, EDU BEd 108B, EDU BEd 108C और EDU BEd 108D, ठीक है। तो इनके नाम पूछ सकता है आपसे कौन कौन से नाम हैं, ठीक है। तो आपको नाम यहाँ पर बताने हैं। पहला नाम बताना है आपको रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, ठीक है, रीडिंग रिफ्लेक्टिंग और टेक्स्ट, ठीक है। दूसरा आपको बताना है माइक्रो टीचिंग्स एंड ICT इन क्लासरूम, मतलब माइक्रो टीचिंग और ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग क्लास में कैसे करना है, ठीक है। इसके अलावा वो आपसे अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पूछ सकता है, स्वयं को समझना, ठीक है, ये 108 आपका C है, ठीक है। और चौथा आपका है ड्रामा आर्ट्स एंड म्यूज़िक 108D, है ना, ड्रामा आर्ट्स एंड म्यूजिक एंड एजुकेशन, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब आप इसमें आपसे पूछ सकता है कि आपने कौन सी पुस्तकों का चयन किया है, प्लेटो की पुस्तक का चयन किया है, या आपने गिज्जू भाई बधेका की देवास्वप्न को आपने लिखा है, उसकी समरी लिखी है या उसके बारे में लिखा है, या इवान इलिच की जो पुस्तक है, जो है ना इंद्र प्रकाश कानूनगो द्वारा लिखित है ना, उन्होंने जो अनुवाद किया था पाठशाला भंग करो, ये किसकी पुस्तक थी, पाठशाला भंग करो, दी स्कूलिंग सोसाइटी, ये थी इवान इलिच की। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, इस पर जानकारी पूछ सकता है आपसे, है ना। और माइक्रो टीचिंग और ICT पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपने कितने माइक्रो टीचिंग प्लान बनाए हैं, तो आपने कौन कौन सी स्किल का प्रयोग किया है। आपके 2 टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं, इसमें 2 टीचिंग सब्जेक्ट में आपको 5-5 है ना माइक्रो लेसन प्लान बनाने हैं और 5 स्किल पर दोनों ही सब्जेक्ट में 2 आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो उसके आपसे प्रश्न पूछ सकता है। फिर आपसे फुल प्लान पूछ सकता है, 5-5 आपसे मेगा प्लान भी आपसे पूछ सकता है कि मेगा प्लान के बारे में बताइए कैसे बनाए हैं, वो भी आपको यहाँ पर जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। अब और आपसे जितने भी स्किल बनाए हैं उन स्किल्स के घटक को आपको याद रखना है, उन घटक को आपसे पूछ सकते हैं कौन कौन से घटक है ना, किस किस स्किल का प्रयोग क्यों करते हैं और ये कौशल होते क्या हैं, कौशल घटक क्या होते हैं, माइक्रो टीचिंग होती क्या है, माइक्रो टीचिंग से संबंधित सारे क्वेश्चन वो आपसे पुटअप कर सकता है, ठीक है। फिर योगा, आपने योगा संबंधित कौन कौन सी एक्टिविटी की हैं, योगा से होने वाले लाभ, योगा से है ना किन कौन से बेनिफिट हो सकते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आता है कि है ना कि शिक्षा में है ना कि शिक्षा में संगीत कला साहित्य, है ना, यानी शिक्षा में आपके जो साहित्य है, संगीत है ना, और नाटक संगीत कला, है ना, शिक्षा में है ना नाटक, कला और संगीत की भूमिका से संबंधित भी आपसे क्वेश्चन
पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम इतना तो आप पढ़ के जाइए। और आपसे एग्जाम में ये भी पूछेगा कि आप क्या तैयार करके आए हैं, कि आज आपका वाइवा है तो क्या आपने क्या प्रिपरेशन की है। तो जब आपसे ये क्वेश्चन पूछता है तो आप कुछ है ना इन फाइल्स में जो लिखा है उनको आप पढ़ के जाइए। ख़ासतौर से दिवा स्वप्न किसने लिखी है, पाठशाला भंग करो, यानी जो पुस्तक आपने लिखी है उस दार्शनिक के शैक्षिक विचार भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और उस पुस्तक के बारे में आपसे पूछा था वो किसने लिखा है ना, क्या उसमें लिखा है, क्या आपने देखा, आपको क्या मतलब समझ में आया, ये सब बातें। ठीक है, इस बात पर ठीक है। तो इससे संबंधित मैं भी जो भी आगे बातें हैं वो आगे बताऊंगा। माइक्रो टीचिंग क्या होती है ना, इससे संबंधित मैंने वीडियो बनाए हैं, फिर भी मैं यहाँ पर बता दूंगा आपको। तो माइक्रो टीचिंग होती क्या है और इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपकी योगा, तो योगा अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में आपसे योगा के विषय में और आपके द्वारा स्वलिखित कविता या स्वलिखित कोई है ना जो आपके पीयर ग्रुप से संबंधित कोई मैटर हो सकता है, या और भी एक्टिविटी जो यूनिवर्सिटी ने अपने सिलेबस में बताई हैं वो सारी चीज़ें सम्मिलित होंगी, है ना। यहाँ पर शिक्षा में, नाटक, कला, संगीत में आपके कॉलेज द्वारा कौन सी एक्टिविटी कराई गई है, उस एक्टिविटी से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, है ना। तो कम से कम ये मिनिमम चीज़ें तो आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और अब हम लोग धीरे धीरे करके आपको बताते हैं कि माइक्रो टीचिंग क्या है ना। दिवा स्वप्न के संबंध में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। और माइक्रो टीचिंग और आईसीटी पर भी हम आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अगर आप एग्जामिनर आपसे पूछता है कि आप क्या पढ़ के आए हैं, तो आप कम से कम नहीं बता सकते तो माइक्रो टीचिंग बता सकते हैं, माइक्रो टीचिंग प्लान बता सकते हैं। माइक्रो टीचिंग प्लान होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, कितने स्किल्स का आपने प्रयोग किया है, कौन कौन से स्किल्स होते हैं। तो कम से कम इतना तो आप तैयार करके अवश्य जाएं। ठीक है, तो हम लोग आगे बताते हैं आपको, है ना, दिवा स्वप्न से संबंधित कौन से प्रश्न और दिवा स्वप्न पुस्तक। ठीक है, और माइक्रो टीचिंग और आपने जो जो एक्टिविटी की है, भाई आपके कॉलेज ने अलग अलग एक्टिविटी तय की होगी, इसीलिए चूँकि मैं अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, है ना। तो इसलिए आप अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग चीज़ों को अपडेट कर लीजिएगा, है ना, उनको जान लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ढेर सारी चूँकि है ना ए में 108 ए में अलग एक्टिविटी है, बी में अलग, जिसमें तीन एक्टिविटी हैं ना। प्लेटो की पुस्तक है, दिवा स्वप्न है, इवान इलिच की पुस्तक है, तो 3 में से 2 करना था, है ना। ऐसे माइक्रो टीचिंग में आपके 2-2 प्लान बनाने थे, आपको 2 सब्जेक्ट में, है ना, 5-5 माइक्रो प्लान बनाने थे और साथ में आपको 5-5 मेगा प्लान बनाने थे। ठीक है, योगा के अंतर्गत योगा के अंतर्गत जो आपका स्वयं की लिखी पुस्तक है ना, जो आपका यो सब्जेक्ट का नाम है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ के अंतर्गत योगा, है ना। और चौथा जो है शिक्षा में है नाटक कला। ठीक, नाटक कला और संगीत की भूमिका से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसी के विषय में आपको चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हम लोग जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न, ये दिवा स्वप्न क्या है, तो दिवा स्वप्न एक पुस्तक थी जो गिज्जू भाई बधेका द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो गिज्जू भाई बधेका ने अपनी पुस्तक में क्या किस बात का उल्लेख किया। ठीक है, तो गिज्जू भाई बधेका ने उल्लेख किया है कि भाई जो आपकी जो पुस्तक है ना, इस पुस्तक में उन्होंने क्या परिवर्तन किया, तो शिक्षा जगत की एक क्रांतिकारी पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, ये ना गिज्जू भाई बधेका की जो पुस्तक है ये एक बहुत ही क्रांतिकारी पुस्तक मानी जाती है। और यह क्या करती है कि पारंपरिक और जो रटंत शिक्षा है ना, उस शिक्षा प्रणाली को चुनौती देती है और शिक्षा को बाल केंद्रित बनाती है। यानी कि गिज्जू भाई बधेका ने पुस्तक लिखी थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिज्जू भाई कौन इस पुस्तक दिवा स्वप्न किसकी पुस्तक है, तो दिवा स्वप्न आप लिख सकते हैं कि दिवा स्वप्न है ना गिज्जू भाई बधेका की एक पुस्तक है। और ये पुस्तक किस पर आधारित है, तो ये पुस्तक बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है और यह रटंत शिक्षा को प्रणाली को चुनौती देती है। यानी रटने पर आधारित शिक्षा को चुनौती देती है, ये बाल केंद्रित शिक्षा है पर बल देती है। ये भी इसका उत्तर दे सकते हैं आप लोग। और पुस्तक में क्या है, पारंपरिक शिक्षा पद्धति को चुनौती देती है। ये पुस्तक है पारंपरिक शिक्षा को चुनौती देती है और ये कहती है कि पुस्तक की शुरुआत है ना में एक ऐसे
यानी इस पुस्तक में उल्लेखित है कि पुस्तक की शुरुआत एक ऐसे शिक्षक से होती है जो तत्कालीन यानी उस समय गिज्जूभाई बधेका के समय है ना एक उबाऊ, कठोर और दंड आधारित शिक्षा प्रणाली से संतुष्ट नहीं होता। यानी जो शिक्षक है ना क्या करता, उस समय की जो तत्कालीन उबाऊ शिक्षा थी, कठोर शिक्षा थी, दंड आधारित शिक्षा थी, उस शिक्षा प्रणाली से संतुष्ट नहीं था और वह इसे क्या करना चाहता था, बदलना चाहता था। और वो शिक्षा को क्या करना चाहता था, बाल केंद्रित बनाकर आनंदमय बनाना चाहता था। तो शिक्षा को आनंदमय बनाने के लिए गिज्जूभाई बधेका ने है ना आनंद बनाने के लिए प्रयास किया। ये बाल केंद्रित शिक्षा थी और बाल देवो भाव का दृष्टिकोण था। यानी कि यहाँ पर बाल देवो भाव का दृष्टिकोण था, यानी ये पारंपरिक शिक्षा पद्धति को चुनौती देती है। ये क्या देती है, ये गिज्जूभाई बधेका की जो पुस्तक है ये क्या करती है, पारंपरिक शिक्षा को चुनौती देती है। यानी कि गिज्जूभाई बधेका की जो पुस्तक है ना दिवा स्वप्न, ये क्या करती है, पारंपरिक शिक्षा को चुनौती देती है। पारंपरिक शिक्षा को चुनौती, ठीक है, पारंपरिक शिक्षा को चुनौती देती है। ठीक है, दूसरा ये क्या करती है, बाल देवो भावा, यानी बाल देवो भवा, ठीक है, का दृष्टिकोण अपनाती है। यानी जो बच्चे होते हैं किस रूप में होते हैं, वो देवता के रूप में होते हैं, बाल देवो भाव, है ना। यानी गिज्जूभाई का मानना था कि बच्चा केवल एक विद्यार्थी नहीं होता है बल्कि देवता के समान होता है। तो गिज्जूभाई कहते थे कि जो बालक है वो कैसा होता है, वो देवता के समान होता है। उनका मानना था कि जो है ना, उनका मानना था कि जो बालक है वो क्या है, वो देवता के समान है। ये बच्चों को देवता के समान मानती थी, यानी बाल देवो भवा। इनका विचार था कि शिक्षकों को बच्चों पर अपनी इच्छा थोपने की बजाय उनके व्यक्तित्व का सम्मान करना चाहिए। यानी कि ये कहते थे कि भाई पारंपरिक जो है ना शिक्षा पद चुनौती, उसको चुनौती देते थे, जिसमें दंड दिया जाता था। कठोर शिक्षा प्रणाली डटने पर आधारित प्रणाली थी। उसके आधार पर ये क्या करना चाहते थे, बाल केंद्रित शिक्षा, है ना, ये क्या करना चाहते थे, शिक्षा को बाल केंद्रित करना चाह रहे थे। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, दूसरा ये बाल देवो भवा का मतलब क्या था, तो बाल देवो भवा में ये क्या करना चाह रहे थे, ठीक, ये बच्चे को भगवान का रूप मानते थे, बच्चे को भगवान का रूप मानते थे, बच्चे को भगवान का रूप मानते थे। ठीक है, तो यानी कि ये कहते थे कि बच्चों के व्यक्तित्व का सम्मान करना चाहिए, ना कि बच्चे को, है ना, बच्चे को विद्यार्थी नहीं, और रटने की बजाय रचनात्मकता, ये रटने की बजाय रचनात्मकता पर बल देते थे, रटने की बजाय रचनात्मकता पर बल देते थे, रटने की बजाय रचनात्मकता। यानी कि व्यक्ति को चीज़ों को रटना नहीं है। ये कहते थे कि पुस्तक में दिखाया गया है कि पाठ्य पुस्तकों के बोझ को कम करके कहानियाँ, गीतों और खेलों के माध्यम से विषय को समझाते थे। यानी कि कहानी, गीत और खेल, रटने की बजाय रचनात्मक, यानी कहानी, गीत और खेल, कहानी, गीत और खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते थे, है ना। यानी कहानी सुनाने की कला शिक्षण का एक सशक्त माध्यम था। तो इसमें कहानी क्या था, सशक्त माध्यम था। कहानी क्या था, सशक्त माध्यम था सीखने का, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और अनुशासन की इन्होंने नई परिभाषा बताई। इन्होंने क्या कहा, अनुशासन की नई परिभाषा, इन्होंने अनुशासन की नई परिभाषा बताई। अब ये अनुशासन कैसे स्थापित करते थे, तो ये अनुशासन पर ये कैसे बल देते थे, तो ये शारीरिक दंड और डर पर आधारित अनुशासन का विरोध करते थे। इन्होंने सिद्ध किया कि यदि शिक्षण रोचक हो तो बच्चे स्वतः
अनुशासित हो जाते हैं, यानी सीखने में रुचि लेने पड़ते हैं। यानी कि ये क्या करते थे, स्वतः अनुशासन पर बल देते थे। ठीक है, ये किस पर बल देते थे, स्वतः अनुशासन पर। यानी शिक्षक इतने अच्छे से पढ़ाए कि बच्चा सीखने में रुचि लगे, स्वतः अनुशासन पर बल देते थे। यानी बच्चे के है ना आत्म अनुशासन पर बल देते थे। भाई बच्चे को ऐसा पठन पाठन कराया जाए कि बच्चा स्वतः अनुशासन पर फोकस करने लगे। ठीक है, अब बाहरी दुनिया से जुड़ाव, ये कहते थे कि बाहरी दुनिया से जुड़ाव। तो बाहरी दुनिया में क्या कहते थे, बाहरी दुनिया से जुड़ाव। बाहरी दुनिया यानी ये विद्यालय को कहते थे कि विद्यालय केवल चाहे दीवारी के अंदर नहीं चलेगी, है ना, बाहरी दुनिया से जुड़ाव। ये बच्चों का जुड़ाव किससे करना चाहते थे, बाहरी दुनिया से। कैसे करना चाहते थे, ये करना चाहते थे कि भाई शिक्षा केवल चार दीवारी के भीतर की वस्तु नहीं है। तो ये अपनी पुस्तक में, है ना, प्रकृति भ्रमण, पुस्तकालय का उपयोग और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान पर बल देते थे। यानी कि ये क्या करते थे, भ्रमण, पुस्तकालय का उपयोग और सांस्कृतिक कार्यक्रम। यानी भ्रमण पर, है ना, बाहरी, तो ये भ्रमण पर और पुस्तकालय, ठीक है, तो ये भ्रमण, पुस्तकालय और सांस्कृतिक कार्यक्रम। भ्रमण, पुस्तकालय और सांस्कृतिक कार्यक्रम पर फोकस करते थे, है ना। तो ये इन्होंने, अब आपसे पूछा जाएगा आगे, तो प्रयोगशीलता और धैर्य। ठीक है, इन्होंने नए नए प्रयोग किया थे, है ना, शिक्षा के क्षेत्र में। तो प्रयोगशीलता और धैर्य, इन्होंने प्रयोगशीलता और धैर्य की बात कही थी। ठीक है, तो प्रयोगशीलता और धैर्य के अंतर्गत इन्होंने कहा था कि इस पुस्तक में उन्होंने उल्लेख किया था कि शिक्षक के संघर्ष की गाथा भी है, और ये गाथा बताती है कि नए प्रयोगों में बाधाएं आती हैं, चाहे वो आपके शिक्षक साथी हों चाहे अभिभावक, ये सब विरोध करते हैं, लेकिन धैर्य और दृढ़ निश्चय से ही शिक्षा की दिशा बदली जा सकती है। ठीक है ना, यानी कि प्रयोग और धैर्य, यानी कि चूँकि आपके साथ शिक्षक साथी, शिक्षक के साथी और अभिभावक, है ना, ये अभिभावक होते हैं, ये क्या करते हैं, विरोध करते हैं। का विरोध आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है, जब आप शिक्षा के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करते हैं तो आपके जो शिक्षक साथी हैं और आपके जो, है ना, माता पिता हैं बच्चों के, वो सब क्या है, आपका विरोध करते हैं। तो उन्होंने बताया कि देवाशिप ने एक ऐसी पुस्तक है, ठीक है ना, कि भाई आपको यहाँ पर दृढ़ निश्चय, धैर्य और दृढ़ निश्चय से ही शिक्षा की दिशा बदली जा सकती है। यानी ये विरोध करते हैं तो आपको क्या करना है, धैर्य रखना है और दृढ़ निश्चय रखना है। धैर्य और दृढ़ निश्चय, जब आप धैर्य और दृढ़ निश्चय रखेंगे तो ये पुस्तक क्या बताती है, ये पुस्तक यही बताती है कि भैया ये पारंपरिक शिक्षा की जो चुनौतियां हैं, वो देख रहे थे रटंत विद्या पर आधारित चीज़ें थी, सारी चीज़ रटंत पर आधारित थी, है ना, देवाशिप में। वो पारंपरिक शिक्षा को चुनौती देने के लिए उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा की बात कही, और उन्होंने कहा कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बाल देवो भवा की बात कही उन्होंने, और रटने की बजाय रचनात्मकता, यानी कहानी, गीत और खेल के माध्यम से पढ़ाने की बात कही। और अनुशासन के उन्होंने स्वतः अनुशासन, के बच्चों को इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाओ कि बच्चा स्वतः अनुशासित रहो, और बच्चे को बाहर दुनिया से जुड़ाव करना है। तो जो शिक्षा है वो केवल चार दीवारी के भीतर नहीं रहेगी। शिक्षा क्या होगी, वो भ्रमण के माध्यम से, पुस्तकालय के माध्यम से और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से आपको पठन पाठन करना है। और इन्होंने एक प्रयोगशीलता की जब बात कही और धैर्य की बात कही, तो उन्होंने कहा कि भैया जो माता पिता होते हैं, गार्जियन होते हैं, अभिभावक होते हैं और आपके जो शिक्षक साथी होते हैं, वो शिक्षक के नए अभिनव प्रयोगों का विरोध करते हैं। इसीलिए शिक्षक को जब नए प्रयोग करना है तो उसे धैर्य भी रखना है और दृढ़ विश्वास रखना है। ठीक है, तो गिज्जू भाई से संबंधित आपसे पूछा था, गिज्जू भाई बधेका, है ना, ये कहाँ के थे, तो ये गुजराती पुस्तक थी। ठीक है, आपसे ये भी यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इस पुस्तक के लेखक कौन थे, तो ना देवाशिप किसकी पुस्तक थी, तो गिज्जू भाई बधेका की पुस्तक थी, ये आप बता दीजिएगा, है ना। और कुछ क्वेश्चन आप अगर तैयार कर सकें तो भी आप इनको देख लीजिएगा। ठीक है,
अब हम लोग आते हैं कि पाठशाला भंग करो। तो ठीक है, तो पाठशाला भंग करो ये किसकी पुस्तक थी और किसने लिखी, ठीक है ना। तो हम लोग पाठशाला भंग करो के अंतर्गत अब चर्चा करेंगे और आइए हम इसकी चर्चा करते हैं। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं। इवान इलिच की एक पुस्तक थी जिसका नाम था डी स्कूलिंग सोसाइटी, ठीक है। डी स्कूलिंग सोसाइटी के अंतर्गत इस पुस्तक को हिंदी में अनुवाद किया था कि पाठशाला भंग करो, है ना, जो इंद्र प्रकाश कानूनगो द्वारा ये पुस्तक प्रकाशित की गई थी, ठीक है। ये जो पुस्तक है दी स्कूलिंग सोसाइटी पाठशाला भंग करो, है ना, इंद्र प्रकाश कानूनगो द्वारा लिखित पुस्तक है। इवान इलिच का हिंदी रूपांतरण है। ये शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रहार करती है और आधुनिक स्कूल शिक्षा देने के बजाय समाज का नुकसान कर रहे हैं, इस तथ्य का उजागर करती है कि ये जो आधुनिक स्कूल हैं ये शिक्षा का समाज का नुकसान कर रहे हैं, शिक्षा देने के बजाय ये समाज का नुकसान कर रहे हैं। अब कैसे नुकसान कर रहे हैं, तो ये संस्थाकरण यानी इवान इलिच की जो पुस्तक थी इसके माध्यम से, है ना, इवान इलिच ने बताया था कि भाई इलिच का ये मानना था कि इलिच अपनी पुस्तक में ये तर्क देते हैं और कहते हैं कि जो आधुनिक स्कूल है ये शिक्षा देने के बजाय समाज का नुकसान कर रहे हैं। और उन्होंने अपने विचारों को निम्नलिखित बिंदुओं के तहत बताया था, जिसमें पहला बिंदु है संस्थाकरण का विरोध। इवान इलिच का मानना था कि शिक्षा को स्कूल नामक संस्थान में कैद कर दिया गया, यानी शिक्षा को कहाँ कैद कर दिया गया है, स्कूल नामक संस्था में कैद कर दिया गया है। और लोग समझने लगे हैं कि बिना स्कूल गए शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती है, जो कि एक भ्रम है। यानी इवान इलिच ने संस्थाकरण यानी कि स्कूलों की सोसाइटियों के द्वारा एक बिल्डिंग्स में जहाँ शिक्षा को कैद कर दिया जाता है ना, तो लोग यानी कि उनका मानना था कि लोग ये समझने लगे कि बिना स्कूल गए आप, है ना, शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती है, ठीक है। ये लोगों का भ्रम है, आप बिना स्कूल के भी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। उनका मानना था कि डिग्री बनाम ज्ञान, यानी इस वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है, इस शिक्षा प्रणाली में सीखने से ज़्यादा महत्व डिग्री का या सर्टिफिकेट का हो गया है और इससे समाज में योग्यता की बजाय कागजी दस्तावेज की वैल्यू बढ़ गई है। यानी कि डिग्री बनाम ज्ञान, लोगों के पास डिग्री है लेकिन नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वर्तमान जो प्रणाली है वो सीखने की बजाय डिग्री को महत्व ज़्यादा देती है, सर्टिफिकेट पर महत्व ज़्यादा देती है, इसलिए समाज में योग्यता की बजाय कागजी दस्तावेजों की वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है। अगला पॉइंट से सीखने की आज़ादी। यहाँ इवान इलिच का मानना था कि अधिकांश चीज़ें हम जीवन के अनुभव, मित्रों और काम करते हुए सीखते हैं। यानी कि जो हमारे जो अधिकांश चीज़ें हम जो अपने जीवन के अनुभव में सीखते हैं, है ना, तो मित्रों को और मित्रों के द्वारा या मित्रों को काम करते हुए, है ना, सीखते हैं, ना कि क्लासरूम में बैठकर सीखते हैं। इसीलिए स्कूल हमारी स्वाभाविक सीखने की क्षमता को सीमित कर देते हैं, यानी कि सीखने की आज़ादी को ये ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हम जीवन के अनुभवों, मित्रों और काम करते हुए सीखते हैं। यानी अधिकांश चीज़ें हम लोग अपने जीवन में जो भी चीज़ें सीखते हैं वो अपने अनुभवों के द्वारा सीखते हैं, अपने मित्रों के द्वारा सीखते हैं और काम करने से सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग सीखते हैं, ना कि हम हर चीज़ क्लासरूम में बैठ के सीखते हैं। इसलिए स्कूल क्या करते हैं, हमारी जो स्वाभाविक सीखने की क्षमता है उसको सीमित कर देते हैं। और उपभोक्तावाद, अगला बिंदु है उपभोक्तावाद। यानी इवान इलिच का मानना था कि जो स्कूलों को एक ऐसी फैक्ट्री मानते हैं कि ये स्कूल है ऐसी फैक्ट्री के रूप में कन्वर्ट हो गए हैं जो बच्चों को भविष्य का
अनुशासित उपभोक्ता बनाती हैं। यानी कि उपभोक्ता यानी बच्चे को है ना भविष्य का अनुशासित उपभोक्ता बनाते हैं। स्कूल सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान किसी न किसी बाजारू उत्पाद या सेवा में ही होता है, जैसे कि कोचिंग है, ट्यूशन है ना, इनके माध्यम से हम चीज़ों को रट कर सीखते हैं। तो इनका मानना था कि इन्होंने स्कूल एक ऐसी फैक्ट्री के रूप में बदल गए हैं, है ना, जहाँ पर बच्चों को भविष्य में अनुशासित उपभोक्ता के रूप में बतलाया जाता है। स्कूल सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान किसी न किसी बाजारू उत्पाद जैसे कोचिंग ट्यूशन, तो यहाँ पर कोचिंग ट्यूशन का ये विरोध करते हैं। ठीक है। अगला बिंदु में सामाजिक भेदभाव, यानी स्कूल अमीर और गरीब के बीच की खाई को काम करने की बजाय और गहरा कर देते हैं, क्योंकि संसाधन वाले लोग बेहतर ब्रांड की शिक्षा खरीद लेते हैं। यानी जो अमीर होते हैं वो अच्छे ब्रांड की शिक्षा खरीदते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई इसका विकल्प क्या है, तो उन्होंने लर्निंग वेब्स की बात कही। लर्निंग वेब्स के अंतर्गत इवान इलिच स्कूलों को ख़त्म करना चाहते थे और लर्निंग वेब्स डेवलप करना चाहते थे। लर्निंग वेब्स के अंतर्गत उन्होंने सुझाव दिया था कि यह ऐसा नेटवर्क है जहां पर सीखने वाला अपनी पसंद का विषय किसी भी ऐसे व्यक्ति से सीख सके जिससे उस विषय का ज्ञान हो। यानी लर्निंग वेब्स में इवान इलिच का मानना था कि स्कूलों को ख़त्म कर दिया जाए और ऐसे है ना नेटवर्क का चयन किया जाए, ऐसे नेटवर्क का निर्माण किया जाए जहाँ पर जो सीखने वाला व्यक्ति है वो अपने पसंद का पहले विषय चुने और ऐसे व्यक्ति से ज्ञान ले, ऐसे व्यक्ति से ज्ञान सीखे जो ऑलरेडी है ना उसको अच्छा विषय का नॉलेज हो। यानी कि अगर निष्कर्ष रूप में कहा जाए तो यह पुस्तक केवल स्कूलों को बंद करने की बात नहीं करती है, बल्कि शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाने और उसे संस्थानों के कब्जों से मुक्त कराकर समाज के हर व्यक्ति को सहज रूप से पहुंचाने की वकालत करती है। यानी कि आपने देखा कि जो इवान इलिच की जो पुस्तक है ये एक प्रकार से जो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं कि इवान इलिच की पुस्तक का क्या नाम है, तो डिस्कूलिंग सोसाइटी है ना, और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था, तो इंद्र प्रकाश कानगुन ने किया था। पाठशाला भंग करो। आप इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि भाई क्या तर्क देते हैं, तो इन्होंने कहा भाई शिक्षा को ये है ना बाजारीकरण को रोकना चाहते थे। ये कहते थे कि वह शिक्षा है ना स्कूल नामक संस्था में कैद हो गई है, तो बिना ऐसा मान समाज में हो गया है कि भाई बिना जाए स्कूल शिक्षा प्राप्त नहीं किया सकते। ये भ्रम है ना। तो यहाँ डिग्री की वरीयता ज़्यादा हो गई है ना, ज्ञान का महत्व कम हो गया है। ठीक है। तो सीखने ज़्यादा महत्व यहाँ पर डिग्री का हो गया है और सीखने की आज़ादी। तो यहाँ पर क्या है भाई सीखने की आज़ादी नहीं है, क्लासरूम में सीखने की आज़ादी नहीं मिलती है। तो उनका कहना था कि हम जीवन के अनुभवों को मित्रों और काम करते हुए सीखते हैं, यानी अपने अनुभव से मित्रों के साथ और खुद काम करते हुए सीखते हैं। इसलिए स्कूल हमारी क्या करते हैं स्वाभाविक सीखने की क्षमता को सीमित कर देते हैं। और उनका मानना था कि स्कूल ऐसी फैक्ट्री में कन्वर्ट हो गए हैं जहाँ पर है ना भविष्य का अनुशासित उपभोक्ता लाभ प्राप्त करता है। यानी स्कूल सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान किसी न किसी बाजारू चीज़ से हो जाएगा, सेवा से हो जाएगा, जैसे कोचिंग है, ट्यूशन है ना। तो हम लोग कोचिंग ट्यूशन से उसका उपभोग करके चीज़ों को प्राप्त कर लेंगे। सामाजिक भेदभाव, तो ये कहते हैं कि स्कूल अमीरों और गरीबों के बीच है ना कि खाई को कम करने की बजाय उसे गहरा कर देते हैं, क्योंकि संसाधनों वाले जो लोग हैं वो बेहतर ब्रांड की शिक्षा खरीदने लगते हैं है ना। इसलिए शिक्षा क्या अच्छे महंगे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है और गरीब बच्चे बेचारे पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये सामाजिक भेदभाव की बात करता है। और इन्होंने कहा कि इसका विकल्प क्या है, तो इनका विकल्प लर्निंग वेब्स, यानी इवान इलिच क्या करते थे स्कूलों को ख़त्म करके लर्निंग वेब्स बनाने का सुझाव देते हैं। उनका मानना था कि यहाँ पर एक ऐसा नेटवर्क होगा जहाँ पर सीखने वाला अपनी पसंद का विषय चुनेगा और अपनी पसंद के किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे उस विषय का ज्ञान हो उससे सीखने की सीखेगा है ना। तो लर्निंग वेब्स
है ना। आपसे पूछा जा सकता है लर्निंग वेव्स क्या है, तो ये कहते थे स्कूलों को भंग कर दो और ऐसे नेटवर्क का निर्माण करो जहाँ पर बच्चा अपने मर्जी का विषय चुने और अपनी मन मर्जी के शिक्षक से जो उसका जानकार हो उससे मिलकर, है ना, वो ज्ञान को सीख सके। तो यानी कि ये पुस्तक केवल स्कूलों को बंद करने की बात नहीं करती है, बल्कि शिक्षा को लोकतांत्रिक और उसे संस्थानों के कब्जों से मुक्त कराकर समाज के हर व्यक्ति को सहज रूप से पहुंचाने की वकालत करती है। तो संस्थाओं का विरोध करती है, डिग्री की तुलना में ये ज्ञान पर बल देती है, सीखने की आज़ादी की बात करती है ना, और ये उपभोक्तावाद का अंत करना चाहती है, सामाजिक भेदभाव का अंत करना चाहती है ना, और लर्निंग वेव्स पर बल देती है। तो इस प्रकार आपने इवान इलिच की जो पुस्तक है इसके सार को जाना। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इवान इलिच की पुस्तक का क्या नाम था? डियर स्कूल एंड सोसाइटी। इसके अनुवादक कौन थे? पाठशाला भंग करो, इंद्र प्रकाश कानूनगो। और ये क्या करती है? शिक्षा प्रणाली पर कानून क्रांतिकारी प्रभाव करती है। ये आधुनिक स्कूलों में जो शिक्षा प्रदान की जा रही है ना, ये कहते हैं कि उससे समाज का नुकसान हो रहा है। तो इस संस्थाकरण का विरोध करती है कि शिक्षा को आपने कैद कर दिया है ना, और डिग्री पर ज़्यादा फोकस होगा ना कि ज्ञान पर। सीखने की आज़ादी, यानी हम जब सीखते हैं तो अपने नेचुरल माहौल में सीखते हैं, नेचुरल तरीके से सीखते हैं, अपने दोस्तों के मित्रों के साथ अपने अनुभव के साथ सीखते हैं, ना कि क्लासरूम में बैठ के सीखते हैं। तो ये उपभोक्तावाद को विरोध करती है कि, है ना, इसके माध्यम से कैसा उपभोक्ता आपको प्राप्त होगा, जो है ना भविष्यगत उपभोक्ता प्राप्त होगा। इसमें कोचिंग बाज़ार में वो पढ़ाई करेगा, है ना, तो कोचिंग का और बाजारीकरण का विरोध करती है ना। सामाजिक भेदभाव, ये कहती है कि सामाजिक भेदभाव बढ़ गया है ना इन संस्थाओं के आने से। तो ये कहते हैं कि अमीर लोग अच्छे ब्रांड की शिक्षा खरीद लेते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं? लर्निंग वेव्स पर बल देते हैं। इवन इनका लर्निंग वेव्स का मतलब था कि ये कहते थे भाई स्कूलों को बंद करके लर्निंग वेव्स बनाओ, ऐसा नेटवर्क तैयार करो जहाँ बच्चा अपनी पसंद का विषय चुने और अपनी पसंद का शिक्षक चुने और उस शिक्षक को, है ना, उस विषय की संपूर्ण जानकारी हो। तो इस तरीके से ये इवान इलिच और डिवाशिप संबंधी मैंने आपको जानकारी दी। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है तो कम से कम आप कुछ बता सकते हैं कि उन्होंने इस पुस्तक में क्या उल्लेख किया। तो ये है ना, संस्थाओं का विरोध, डिग्री बनाम ज्ञान और सीखने की आज़ादी, है ना। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। आपने जो कि अपनी कॉपी में लिखा है उसको भी पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो इवान इलिच और डिवाशिप यानी 108 ए की यहाँ पर चर्चा हो गई है, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करते हैं माइक्रो टीचिंग की, ठीक है। तो माइक्रो टीचिंग को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है। तो माइक्रो टीचिंग का मतलब होता है कि जब आप बीएड में एडमिशन ले लेते हैं तो एडमिशन के बाद फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, है ना। उसमें जो पहला पेपर होता है आपका, वो आपका जो फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन होता है। सेकंड पेपर आपका जो है ना ज्ञान एवं पाठ्यक्रम होता है, जिसमें आपको दर्शन के बारे में चर्चा की जाती है, समाजशास्त्र के बारे में चर्चा की जाती है। फिर तीसरा पेपर जो आपका होता है उसमें आपको है ना वो जो मनोविज्ञान होता है, और जो इसके बाद चौथा पेपर भारतीय शिक्षा पद्धति का इतिहास होता है, और इसके बाद जो आपका 5वां पेपर होता है वो पर्यावरण या आपका मूल्य एजुकेशन होता है। इसके बाद आप सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं। सेकंड सेमेस्टर में आप इन सब सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। फिर यहाँ पर 108 बी में, है ना, 108 बी एक की चर्चा मैंने कर दी। अब बी के अंतर्गत क्या करते हैं आप? तो डी माइक्रो टीचिंग एंड आईसीटी का प्रयोग, है ना, क्लासरूम, है ना, आईसीटी इन क्लासरूम, माइक्रो टीचिंग एंड। तो माइक्रो टीचिंग क्या है? माइक्रो टीचिंग का मतलब ये है कि आप लोग अपने ही संस्था में माइक्रो टीचिंग, आपसे एग्जामिनर पूछे माइक्रो टीचिंग कहाँ होती है, तो आपको बताना है कि भैया माइक्रो टीचिंग हमारे ही स्कूल में होती है, और हमारे स्कूल में हम ही शिक्षक बनते हैं और हम ही लोग स्टूडेंट बनते हैं। यानी जो बीएड के बच्चे होते स्टूडेंट, वही स्टूडेंट बनते हैं। बीएड के जो छात्राध्यापक होते हैं, छात्राध्यापिकाएँ होती हैं, यही टीचर की भूमिका में होते हैं और यही स्टूडेंट्स की भूमिका में होती हैं, ठीक है। और इसका फार्मूला है माइक्रो टीचिंग का कि छोटी कक्षा छोटा प्लान कम समय में अधिक ज्ञान। छोटी कक्षा छोटा प्लान कम समय में अधिक ज्ञान। इसका मतलब क्या होता है कि क्लास का आकार कितना कर दिया जाता है? 5 से 10 बच्चे कर दिए जाते हैं। पाठ की अवधि कितनी कर दी जाती है? 5 से 10 मिनट कर दी जाती है ना। और एक समय एक स्किल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि माइक्रो टीचिंग में करते क्या हैं? तो माइक्रो टीचिंग की हम लोग चर्चा करते हैं
तो माइक्रो टीचिंग में यानी कि 8B के अंतर्गत माइक्रो टीचिंग में करते क्या है, ठीक है। तो माइक्रो टीचिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसकी मैं चर्चा कर दूंगा आपको, है ना। तो ये तो आती है माइक्रो टीचिंग, ठीक है। तो आपको क्या करना है माइक्रो टीचिंग में, माइक्रो टीचिंग में आपको दो प्लान, 2 सब्जेक्ट में, जैसे आपका एक प्लान हो गया हिंदी और दूसरा हो गया इतिहास, ठीक है। तो यानी इतिहास में आपको 5 माइक्रो प्लान कितने बनाने हैं, इसको माइक्रो प्लान कितने बनाने हैं, 5, ठीक है। और मेगा प्लान बनाने हैं, मेगा प्लान भी 5-5 बनाने हैं, ठीक है। ये होते हैं 5 से 10 मिनट, यानी 5 से 10 मिनट के होते हैं, ठीक है। 5-5 बनाने हैं, ठीक है। तो ये माइक्रो प्लान की चर्चा करते हैं। माइक्रो प्लान कितने वर्ग का, 5 से 10 मिनट होता है, और इसमें क्या होता है माइक्रो में, ठीक है, 5 से 10 मिनट की आपकी अवधि होती है, ठीक। और 5 से 10 बच्चे बैठते हैं आपकी क्लास में, ठीक। और इसमें एक चीज़ और होती है, एक समय एक स्किल का प्रयोग करते हैं, एक समय एक कौशल का प्रयोग करते हैं, एक समय एक कौशल का प्रयोग करते हैं, एक समय एक कौशल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक समय एक कौशल का प्रयोग, 5 से 10 बच्चे एक समय एक कौशल, और एक पाठ्य वस्तु का चयन करते हैं, एक समय एक पाठ्य वस्तु का चयन करते हैं, ठीक है ना। 5 से 10 बच्चे हो जाते हैं, यानी कि आप लोग आपस में पढ़ाते हैं, और आपका निरीक्षण करने वाला कौन होता है, तो आपका जो निरीक्षण करने वाला होता है, ठीक है ना, आपका टीचर और आपका शिक्षक हो सकता है, और आपके दोस्त हो सकते हैं, है ना, आपके सहपाठी, ठीक है। ये एक्सपर्ट के बाद निरीक्षण करते हैं, यानी छोटी कक्षा छोटा प्लान, कम समय में अधिक ज्ञान। माइक्रो टीचिंग में आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि भाई इसमें क्या कर दिया जाता है, जैसे मेगा प्लान कितना मिनट का होता है, मेगा प्लान में 40 मिनट का होता है, और लेकिन माइक्रो प्लान कितने मिनट का होता है, 5 से 10 मिनट का होता है, और इसमें 5 से 10 बच्चे होते हैं। यहाँ पर कितने होते हैं, 50-100 बच्चे तक हो जाते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर बच्चे घटा दिए जाते हैं, यानी बच्चे घटा दिए गए, है ना। और इसको क्या घटा दिया गया, समय घटा दिया गया, और कौशल घटा दिया गया। एक समय एक स्किल का प्रयोग करते हैं, और एक ही पाठ बिंदु का चयन करते हैं। पाठ बिंदु कितना रहेगा, एक पाठ बिंदु का चयन, पाठ बिंदु का चयन, एक ही पाठ बिंदु का चयन होता है, ठीक है, एक ही पाठ बिंदु का चयन होता है। तो यहाँ पर ये आपसे पूछ सकता है। तो यानी माइक्रो टीचिंग क्यों कराई जाती है, माइक्रो टीचिंग इसलिए कराई जाती है कि कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम करने के लिए। कि किस लिए कराई जाती है माइक्रो टीचिंग, कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम करने के लिए। जटिलताएं यानी जो टीचर को समस्याएं आती हैं ना, उनको कम करने के लिए की जाती है, ठीक है। जो जटिलताएं आती हैं ना, उनको कम करने के लिए। अब जाते हैं कि इसको स्केल डाउन टीचिंग क्या कहते हैं। स्केल डाउन टीचिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि भैया यहाँ पर स्केल में है ना, पाठ की अवधि, पाठ की जो अवधि है कितनी घटा दी गई, 5 से 10 मिनट पाठ की अवधि ये घटा दी जाती है। माइक्रो टीचिंग को क्यों कहते हैं स्केल डाउन टीचिंग, पाठ की जो अवधि है वो कितनी गई, 5 से 10 मिनट। बच्चे कैसे कर दिए, 5 से 10, है ना, एक समय एक स्केल, और ये सब क्या है, इसी स्केलों को कम कर दिया गया है। जबकि मेगा प्लान में कितने मिनट, मेगा प्लान में कितने होते हैं, मेगा प्लान होती है 40 मिनट की, ठीक है। और 5 यहाँ बच्चे होते हैं 60 से 100 से, है ना, 60 से 100 बच्चे तक हो जाते हैं। 100 बच्चे क्लास में बैठते हैं। बच्चे यहाँ पर कितने हो जाते हैं मेगा प्लान में, बच्चे बढ़ जाते हैं, पाठ बढ़ जाता है ना, और शिक्षण पाठ योजना बड़ी हो जाती है 40 मिनट की, है ना। तो ये सब चीज़ें बदल जाती हैं, इसलिए इसको कम कर दिया जाता है। इसलिए माइक्रो टीचिंग को कहते हैं स्केल डाउन टीचिंग। इसका आविष्कार कहाँ हुआ था, है ना, तो है ना, तो एक है ना, इसका आविष्कार कहाँ हुआ था, तो इसका जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था आपका स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में हुआ था, ठीक है। तो माइक्रो टीचिंग को स्केल डाउन टीचिंग क्यों कहते हैं। और आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि आपने कौन कौन से स्किल का प्रयोग किया है, तो आप सारे स्किल्स के नाम बता दीजिए, है ना। जैसे कौन कौन से स्किल्स, पहला स्किल्स आता प्रस्तावना स्किल, दूसरा व्याख्यान स्किल, है ना, फिर उसके बाद और जैसे व्याख्यान हो गया, फिर प्रश्नोत्तर होता है, प्रश्न पेषण स्किल होता है, प्रश्न, है ना, फिर पुनर्वलन स्किल होता है, उद्दीपन परिवर्तन स्किल होता है, ठीक है। और
आप स्किल के साथ साथ इनकी जो घटक हैं, आपसे घटक भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि किसके कौन से घटक हैं, ठीक है ना। यानी कि ये हुआ क्या, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, मैं आपको, है ना, वो क्वेश्चन मैंने कुछ सूची तैयार की, आप उनको सुन लें, आप अपना लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे आप पूछा जाए कि भाई क्वेश्चन आप पूछा जाए कि भाई सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, ठीक है। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है, तो सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा क्या है। तो सूक्ष्म शिक्षण यह एक वास्तविक शिक्षण का एक सरलीकृत रूप होता है जिसमें छात्राध्यापक, है ना, कम समय में कम विद्यार्थियों को, है ना, एक विशिष्ट शिक्षण कौशल का अभ्यास करते हैं। यानी जो छात्राध्यापक क्या करते हैं, यहाँ पर कम समय में, है ना, शिक्षण कौशल का अभ्यास करते हैं। यानी माइक्रो टीचिंग क्या करता है कि छात्राध्यापक को कम समय में 5 से 10 मिनट के बीच में और कम विद्यार्थी, यानी कम विद्यार्थी 5 से 10 विद्यार्थी और 5 से 10 बच्चे, है ना, जब 5 से 10 विद्यार्थियों को पढ़ाता है तो शिक्षक को घबराहट नहीं होती, परेशानी नहीं होती है ना। तो यानी कि जो शिक्षक जो छात्राध्यापक होता है वो अभ्यास करता है कम समय, यानी 5 से 10 मिनट के बीच में, है ना, और 5 से 10 विद्यार्थियों को, है ना, क्या करता है, किसी एक शिक्षण बिंदु पर, है ना, एक कौशल का प्रयोग किसी पाठ्य बिंदु का चयन करके, है ना, सीखने का अभ्यास करता है। तो सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण का अगर मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षण कौशलों का डेवलपमेंट, टीचिंग स्किल्स का डेवलपमेंट, यानी जो छात्राध्यापक हैं उनमें शिक्षण कौशलों का डेवलपमेंट करता है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, अगर एग्जामिनर पूछता है कि भैया इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो आपको बताना है कि इसकी शुरुआत, है ना, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में 1961 में हुई थी, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि सूक्ष्म शिक्षण का कि जनक कौन है, तो सूक्ष्म शिक्षण के जनक है डी एलन, है ना। और सूक्ष्म शिक्षण के जनक भारत में कौन है, तो भारत में भैया डी तिवारी इसके जनक माने जाते हैं। अब आते हैं, क्या अगर एग्जामिनर आपसे पूछे क्या सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है, तो आपको यहाँ बताना है कि भैया सूक्ष्म शिक्षण, है ना, हाँ एक वास्तविक शिक्षण होता है, लेकिन ये अभ्यास आधारित नियंत्रण शिक्षक हैं। यानी इसमें शिक्षक क्या करता है, अभ्यास करता है, और ये एक वास्तव में शिक्षण है, ठीक है। आपको यहाँ बताना है कि ये वास्तव में शिक्षण है, ठीक है। अब पूछा जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण में छात्रों की संख्या कितनी होती है, तो मैंने पहले ही बताया कि छात्रों की संख्या 5 से 10 के बीच में होती है। और सूक्ष्म शिक्षण की अवधि कितनी होती है, तो भैया 5 से 10 मिनट के बीच में होती है इसकी अवधि। अब आते हैं सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल अवधि कितनी होती है, तो भैया, है ना, सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कुल कितनी होती है, तो अगर एनसीईआरटी, है ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो 36 होती है, 36 मिनट, है ना, क्योंकि भारतीय प्रतिमान इसका 36 मिनट है, ठीक। और अगर पूछा जाए कि सूक्ष्म शिक्षण सिद्धांत आधारित होता है तो किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो सूक्ष्म शिक्षण जो सिद्धांत होता है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन और फीडबैक के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है ना। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर का, है ना, तो सूक्ष्म शिक्षण जो सिद्धांत है वो क्रिया प्रसूत, है ना, जो स्किनर का था, और फीडबैक सिद्धांत पर आधारित है। अब सूक्ष्म शिक्षण चक्र, सूक्ष्म शिक्षण चक्र होता है जिसमें पहले होता है पाठ्य योजना, पाठ्य योजना के बाद फिर चर्चा होती है सूक्ष्म शिक्षण चक्र में पाठ्य योजना, फिर आता है आपका शिक्षण सत्र, फिर आता है प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि के बाद फिर क्या होता है, यानी कि जो टीचर पहले योजना तैयार करता है। तो आपसे पूछ सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का पहला सोपान क्या है, तो आपको बताना है कि भैया पहला सोपान पाठ्य योजना होती है, दूसरा सोपान शिक्षण सत्र होता है जो 6 मिनट चलता है, ठीक है, और तृतीय सोपान जो होता है वो फीडबैक होता है, क्योंकि शिक्षक जो छात्र होता है वो पढ़ाने के पश्चात उसके जो साथी हैं और जो शिक्षक होते हैं उसको क्या करते हैं, फीडबैक प्रदान करते हैं, उसे प्रतिपुष्टि कहते हैं, ठीक है। तो फीडबैक का समय कितना होता है, तो 6 मिनट होता है, ठीक है, ये भी आप बता सकते हैं। शिक्षण भी 6 मिनट का होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पुनः पाठ्य योजना, है ना, तो पुनर्पाठ्य योजना यानी रीप्लान के लिए कितना समय मिलता है, तो आपको बताना है कि रीप्लान के लिए हमको 12 मिनट समय मिलता है। फिर पुनः रीटीच के लिए कितना समय मिलता है,
तो 6 मिनट मिलता है। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाए पुनर्फीडबैक के लिए कितना समय मिलता है, तो पुनर्फीडबैक या प्रतिपुष्टि के लिए भी 6 मिनट मिलता है। यानी कि एनसीईआरटी के मॉडल ने, है ना, इसको एनसीईआरटी ने कितने उसमें बांटा है, तो 6 चक्र में बांटा है। इसमें क्या होता है, शिक्षण होता है, फिर प्रतिपुष्टि होती है, फिर पुनर्पाठ योजना होती है, फिर पुनर्शिक्षण होता है, और है ना, आपका फीडबैक होता है। यानी कि ये चक्र होता है ना। तो चक्र में ये चक्र की वजह से बताया। आप कहते हैं कि भाई इसको मैंने आपसे अभी बताया था, स्केल डाउन टीचिंग का मतलब क्या है। क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण में स्केल डाउन टीचिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कक्षा का आकार कम कर दिया गया है, और आकार कम कर दिया जाता है 5 से 10 बच्चों की, है ना, समय कर दिया जाता है 5 से 10, विषय वस्तु को क्या कर दिया जाता है, छोटा कर दिया जाता है। विषय वस्तु को छोटा क्यों कर दिया जाता है ना, क्योंकि एक ही बिंदु पाठ बिंदु को हम लोग पढ़ाते हैं और एक समय एक स्किल का प्रयोग किया जाता है, इसी स्केल डाउन टीचिंग कहते हैं, क्योंकि स्केल डाउन कर दिए जाते हैं ना। मेगा प्लान में 40 मिनट की क्लास होती है ना, 60 से 100 बच्चे होते हैं, ठीक है ना, और सारे बिंदुओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, और कई स्किलों का प्रयोग करते हैं मेगा प्लान में, है ना। लेकिन यहाँ माइक्रो प्लान में क्या होता है, 5 से 10 बच्चे, 5 से 10 मिनट की क्लास, एक समय एक स्किल का प्रयोग, एक पाठ बिंदु का चयन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, और कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये पूछ सकते हैं प्रस्तावना कौशल क्या है, ठीक है। तो प्रस्तावना क्या कौशल का उद्देश्य क्या होता है, तो ये प्रस्तावना कौशल जब शिक्षक पूछता है तो नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए, है ना, प्रस्तावना प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रस्तावना में अधिकतम कितने प्रयोग मतलब प्रश्न पूछा जा सकता है, तो कभी कभी है ना 4 से 5 भी हो सकते हैं, है ना। तो 4 से 5 प्रश्न भी पूछ सकते हैं अधिकतम प्रस्तावना में, ठीक है। और प्रस्तावना का अंतिम प्रश्न कैसा होना चाहिए, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो प्रस्तावना का जो अंतिम प्रश्न है वो आपका समस्यात्मक प्रश्न होना चाहिए, ठीक है। अब आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि व्याख्या कौशल क्या होता है, तो व्याख्या कौशल का मतलब होता है कि भाई कोई कॉन्सेप्ट है, कोई कठिन कॉन्सेप्ट है या कोई कठिन अवधारणा है, उसको सरल भाषा में समझाने के लिए हम लोग व्याख्यान करते हैं। व्याख्यान क्यों करता है एक छात्र अध्यापक, तो भाई व्याख्या कौशल का मतलब है कि कोई कठिन टॉपिक है, प्रत्यय है, कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, उसको सरल भाषा में समझाने के लिए। अब आते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या होता है, तो क्लास में जो शिक्षक के हाव भाव होते हैं, आवाज़ के उतार चढ़ाव होते हैं, और शरीर में संचालन में परिवर्तन होता है, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं उद्दीपन परिवर्तन। जब बच्चों के कभी पास आता है, कभी शिक्षक कभी दूर जाता है ना, तो इसे कहते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल, ठीक है। पुनर्बलन कौशल क्या होता है, तो पुनर्बलन का मतलब होता है, शिक्षक का उद्देश्य होता है कि अच्छी क्रियाएं जारी रखो और बुरी क्रियाएं समाप्त करो, यानी छात्र को सही उत्तर देने के लिए मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना। इसलिए शिक्षक क्या करता है, शाबाश, बहुत अच्छे। और पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है, तो पुनर्बलन भैया 2 प्रकार का होता है। एग्जामिनर आपसे पूछे तो बता देना 2 प्रकार का, पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नकारात्मक। सकारात्मक, नकारात्मक, पॉजिटिव और पुनर्बलन और नेगेटिव पुनर्बलन। अब आते हैं श्यामपट्ट कौशल में शिक्षक को, है ना, क्या क्या ध्यान देना चाहिए, तो शिक्षक को ध्यान देना चाहिए कि भैया उसकी जो लिखावट है श्यामपट्ट पे वो स्पष्ट हो, है ना, अक्षर समान हो, लाइन से लाइन की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, है ना, ये सब चीज़ हो, श्यामपट्ट व्यवस्थित तरीके से लिखा हो, अच्छी लिखावट हो, और शिक्षक को 45 अंश के कोण पर खड़ा होकर लिखना चाहिए, ठीक है। और अगला है प्रश्न आपसे पूछ सकता है खोजपूर्ण प्रश्न क्या का प्रयोग कब करता है, ठीक है ना। खोजपूर्ण प्रश्न का मतलब क्या होता है, तो खोजपूर्ण प्रश्न कब उपयोग करते हैं है ना, जो या शिक्षक हो या छात्र अध्यापक, तो जब छात्र उत्तर ना दे पाए या आधा अधूरा उत्तर दे, जब है ना छात्र आधा अधूरा उत्तर देता है, तो ऐसी कंडीशन में जो शिक्षक क्या करता है, ठीक है, आधा अधूरा उत्तर देने पर, ठीक है, खोजपूर्ण प्रश्न का प्रयोग करता है, ठीक। दृष्टांत कौशल क्या होता है, जब चीज़ों को उदाहरणों के माध्यम से समझाया जाता है, चित्रों के माध्यम से या मॉडल के माध्यम से समझाना होता है, तो उसे कहते हैं दृष्टांत कौशल। यानी जब उदाहरणों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से या मॉडल्स के माध्यम से समझाना होता है, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लियर हो गया होगा आपको, दृष्टांत कौशल।
अब आते हैं कि फीडबैक कौन देता है। माइक्रो टीचिंग में फीडबैक कौन देता है? तो भाई माइक्रो टीचिंग में जो फीडबैक देता है, चूँकि जो टीचिंग होती है वो आपकी स्कूल में होती है और आपकी स्कूल में होती है, और आप अपने साथियों को ही पढ़ाते हैं, बीएड के साथियों को पढ़ाते हैं, और वही टीचर की भूमिका में होती है, वही स्टूडेंट्स की भूमिका में होते हैं, फिर रूपांतरण करते हैं, ठीक है ना। जब रूपांतरण कर लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि जो छात्र है ना, उनको क्या करते हैं कि फीडबैक देते हैं। तो आपके शिक्षक और आपके साथी फीडबैक देते हैं। अब आते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण में वीडियो रिकॉर्डिंग का क्या महत्व है। तो भाई निष्पक्ष फीडबैक देने के लिए आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और चेकलिस्ट क्या होता है? तो चेकलिस्ट मतलब जब शिक्षक के कौशलों की जांच की जाती है तो कौशलों की घटकों की एक सूची जिस पर पर्यवेक्षक क्या करता है, रेटिंग देता है। तो चेकलिस्ट क्या है? एक रेटिंग होती है जो छात्र की फीडबैक देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जा सकता है कि क्या सूक्ष्म शिक्षण में आलोचना ज़रूरी होती है ना, तो भाई तो इसका उत्तर होगा कि आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए, यानी बच्चे को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रचनात्मक आलोचना के आधार पर है ना बच्चे का मूल्यांकन करना चाहिए। अब अगर भाई एग्जामिनर पूछता है क्या इसमें स्व मूल्यांकन संभव है माइक्रो टीचिंग में, तो इसमें बिल्कुल मूल्यांकन संभव है, स्व मूल्यांकन। अगर आप रिकॉर्डिंग कर लो, यानी वीडियो पर रिकॉर्डिंग कर लो, तो आप उसका मूल्यांकन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है स्व मूल्यांकन। अब एग्जामिनर पूछ सकता है भाई कि फीडबैक तुरंत देना क्यों आवश्यक होता है। भाई छात्र अध्यापक को फीडबैक देना क्यों आवश्यक होता है? तो भाई इसलिए फीडबैक देना आवश्यक होता है ताकि जो शिक्षक होता है वो अपने में सुधार कर सके, छात्र अध्यापक सुधार कर सके, ठीक है। नकारात्मक पुनर्वलन का उदाहरण दो, ठीक है। तो नकारात्मक पुनर्वलन का मतलब होता है कि गधे कहीं के है ना, पढ़ते नहीं हो, ठीक है ना, इस तरीके से आपसे कहा जा सकता है, ठीक है। तो नकारात्मक पुनर्वलन का ये उदाहरण है ना, गधे, आंखें दिखाना, घूरना, ये सब क्या है, नकारात्मक पुनर्वलन के उदाहरण कहे जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं अशाब्दिक पुनर्वलन क्या है। तो अशाब्दिक पुनर्वलन के अंतर्गत जब शिक्षक क्या करता है, मुस्कुराता है और सिर हिलाता है, पीठ थपथपाता है, गुस्सा दिखाता है, नाराज़गी दिखाती है, तो ये अशाब्दिक पुनर्वलन कहलाता है, ठीक है। अब शिक्षण डायरी क्या होती है, जिसमें आप फाइल रिकॉर्ड में है ना, वो शिक्षक क्या करता है, शिक्षण डायरी में जो छात्र आपका जो पर्यवेक्षक होता है, जो आपकी कॉपी का मूल्यांकन करता है, वो क्या करता है, आपकी कमियों को और आपके सुधारों को रिकॉर्ड रखने के लिए करता है। शिक्षण डायरी का क्या महत्व है, यानी आपकी पाठ्य योजना का क्या क्यों बनाई जाती है, क्यों फाइल बनाई जाती है। ये फाइल इसलिए बनाई जाती है ताकि आपके रिकॉर्डों में जो कमियां हैं उसको सुधार सकें, ठीक है। तो क्या फीडबैक से कमियां सुधर सकती हैं? तो भाई देखिए, यहाँ पर अगर एग्जामिनर पूछता है क्या फीडबैक केवल कमियां बताता है, तो भैया यहाँ आपको बताना है कि नहीं, यहाँ पर फीडबैक जो होता है वो कमियों के साथ साथ आपकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों को बताने की कोशिश करता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है क्या फीडबैक केवल कमियां बताना है माइक्रो टीचिंग में। तो यहाँ पर आपको केवल कमी नहीं बताई जाती है बल्कि यहाँ पर सुधार भी किया जाता है। और सिमुलेटेड टीचिंग क्या होती है? तो सिमुलेटेड टीचिंग का मतलब होता है कि जब यानी माइक्रो टीचिंग भी एक प्रकार से है ना सिमुलेटेड टीचिंग कही जा सकती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, वही जो बच्चे ही शिक्षक की भूमिका में होते हैं और बच्चे ही छात्र की भूमिका में होते हैं, क्योंकि एक कृत्रिम वातावरण में एक प्रकार से शिक्षण का अभ्यास होता है। अब आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि पीयर ग्रुप किसे कहते हैं। तो पीयर ग्रुप का मतलब जो आपके साथी छात्र अध्यापकों का जो समूह होता है उसे हम पीयर ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अब एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि शिक्षण विधि कि सूक्ष्म शिक्षण विधि है या प्रशिक्षण तकनीक, ठीक है, कि सूक्ष्म शिक्षण विधि है या प्रशिक्षण की तकनीक। तो आपको यहाँ बताना है कि जो सूक्ष्म शिक्षण है
ये एक प्रशिक्षण की तकनीक है। ठीक है, अब आपसे पूछ सकता है कि भाई इसके घटक क्या होते हैं। ठीक है, तो घटक क्या होते हैं, तो देखिए घटक का मतलब माइक्रो टीचर में घटक क्या होते हैं, यानी माइक्रो टीचर में घटक का मतलब जो कंपोनेंट होते हैं, घटक का मतलब ये होता है किसी कौशल के जो विशिष्ट व्यवहार या बिंदु होते हैं, यानी प्रत्येक कई प्रकार के कौशल है। जैसे आपके सिलेबस में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने 5 स्किल की बात कही। ठीक है, तो जो 5 स्किल आप जो भी सिलेक्ट करते हैं, स्किल तो बहुत सारे स्किल हैं, है ना, तो अब उनके जो कौशल के बिंदु होते हैं या विशिष्ट व्यवहार के जो बिंदु होते हैं, उसके अंतर्गत जो घटक है ना, जो कौशल के बिंदु होते हैं, वो हर स्किल के जो बिंदु होते हैं, विशिष्ट व्यवहार होते हैं, बिंदु होते हैं, वही उसके घटक कहलाते हैं। अब आते हैं कि इसमें आपको पूछ सकता है कि भाई स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में सूक्ष्म शिक्षण में कितना समय लिया जाता था। ठीक है, तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 45 मिनट की यहाँ पर बात होती थी। ठीक, अब आपसे पूछ सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना और दैनिक पाठ्य योजना में अंतर बताइए। ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण जो पाठ्य योजना वो तो एक कौशल पर आधारित होती है, जबकि जो दैनिक पाठ्य योजना होती है वो पूरे पाठ पर, यानी मेगा प्लान में क्या होता है कि मेगा प्लान 40 मिनट का होता है और सूक्ष्म शिक्षण आपका 5 से 10 मिनट का होता है। मेगा प्लान में बच्चों की संख्या है ना 40 से 100 के बीच हो सकती है ना, लेकिन यहाँ पर माइक्रो प्लान में क्या होगा, आपकी संख्या कितनी हो जाएगी, 5 से 10 हो जाती है। ठीक है, और जो आपका पाठ्य बिंदु होता है, इसमें कई पाठ्य बिंदु होते हैं मेगा प्लान में, जबकि माइक्रो टीचिंग में एक ही पाठ्य बिंदु होता है। और यहाँ पर माइक्रो टीचिंग में स्किल कितने होते हैं, तो माइक्रो टीचिंग में एक समय एक स्किल का प्रयोग करते हैं, जबकि आपके उसमें हम लोग चर्चा करते हैं मेगा प्लान में कितने स्किल्स होते हैं, उसमें ढेर सारे स्किल हो जाते हैं। ठीक है, अब ये पूछता है कि भाई प्रस्तावना प्रश्न कौशल जो होते हैं उसमें क्या होता है, तो प्रस्तावना प्रश्नों में क्या क्या ध्यान रखना होता है, ये प्रस्तावना प्रश्न आपके जिगजैग फॉर्म में होते हैं। एक प्रश्न का उत्तर दूसरे प्रश्न के उत्तर पर आधारित होता है, एक का प्रश्न है ना, एक प्रश्न का उत्तर दूसरे प्रश्न का आधार होता है। ठीक है, अब आपसे पूछते हैं कि भाई श्यामपट्ट को साफ करने का तरीका क्या होता है, तो श्यामपट्ट को साफ करने का तरीका होता है कि भैया ऊपर से नीचे की ओर करो। ऊपर से नीचे की ओर करने पर क्या होगा कि धूल कम उड़ेगी। ठीक है ना, धूल ना उड़े, तो श्यामपट्ट करने का तरीका है ऊपर से नीचे की ओर। अब ये पूछ सकते हैं कि भाई क्या सूक्ष्म शिक्षण में गृहकार्य दिया जाता है, तो सूक्ष्म शिक्षण में किसी भी प्रकार का गृहकार्य नहीं दिया जाता है, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, ये कौशल अभ्यास होता है। ठीक है, अब आते हैं कि प्रश्न पूछते समय आवाज़ कैसी होनी चाहिए। एक शिक्षक की आवाज़ प्रश्न पूछते समय कैसी होनी चाहिए, तो एक शिक्षक की आवाज़ पूरी क्लास में होनी जानी चाहिए, क्योंकि शिक्षण वाणी का व्यवसाय है, उसकी आवाज़ मधुर है ना, तेज़ होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए। तेज़ मतलब तेज़ का मतलब सब मतलब ना तो बहुत तेज़ ना बहुत फास्ट, और पूरी कक्षा में आवाज़ सुनाई दे, है ना। अब आते हैं कि भाई उद्दीपन परिवर्तन में मौन का क्या महत्व है। ठीक है, तो शिक्षक जब मौन हो जाता है तो वह सब बच्चों को गौर से देखने लगता है, तो जब गौर से देखता है तो उसे कहते हैं कि भाई सबका ध्यान टीचर अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए ही उद्दीपन परिवर्तन कौशल का प्रयोग करता है। ठीक है, यदि कोई छात्र कक्षा में गलत उत्तर देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। एग्जामिनर आपसे पूछता है तो आपको बताना है कि बच्चे को डांटना नहीं है, बल्कि खोजपूर्ण प्रश्नों से सही उत्तर तक उसे ले जाना है। यानी बच्चा गलत उत्तर देता है तो उसे डांटना नहीं है, बल्कि खोजपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से उसको सही उत्तर तक ले जाना है। अब श्यामपट्ट पर लिखते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए, 45 एंगल पर खड़ा होना चाहिए, और छात्रों की तरफ पूरी पीठ शिक्षक की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किस कौशल में होता है। ठीक है, तो दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग दृष्टांत और कौशल व्याख्या कौशल में प्रयोग होता है। ठीक है, शिक्षण कौशलों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर चूंकि शिक्षण कौशलों की संख्या निर्धारित नहीं होती है, हर व्यक्ति ने हर शिक्षक ने है ना अलग अलग टीचिंग स्किल बनाए हैं। ठीक है, अब ये कहते हैं कि भाई सूक्ष्म शिक्षण से सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो सूक्ष्म शिक्षण का लाभ है कि कक्षा शिक्षण की जटिलता को कम करता है और छात्र अध्यापक में
आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या यह अनुभवी शिक्षक के लिए भी उपयोगी होता है माइक्रो टीचिंग, तो हाँ, नए कौशलों को सीखने के लिए भी, है ना, अनुभवी शिक्षक भी माइक्रो टीचिंग को प्रयोग कर सकता है। ठीक है। अब पूछा सकता है कि माइक्रो टीचिंग की है ना सीमा बताइए। ठीक है। तो इसकी कमी होती है कि भैया इसमें इस प्रक्रिया में समय बहुत लगता है। यदि छात्र संख्या में ज़्यादा होते हैं तो टाइम बहुत लगता है। अब अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है क्या इसमें विषय वस्तु पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है ना, तो आपको बताना हाँ, इसमें विषय वस्तु पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन कौशल विकास प्राथमिक होता है। यानी कि विषय वस्तु पर तो ध्यान दिया जाता है, लेकिन मेन इसका काम क्या है माइक्रो टीचिंग का, स्किल डेवलपमेंट करना। ठीक है। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि माइक्रो टीचिंग क्या व्यक्तिगत निर्देश हैं, है ना, तो यानी आपको यहाँ बताना है कि माइक्रो टीचिंग, हाँ, माइक्रो टीचिंग एक शिक्षक के व्यक्तिगत सुधार पर केंद्रित होता है। ठीक है। तो माइक्रो टीचिंग से लाभ और कौन कौन से लाभ हैं, तो आपको बताना है कि भाई शिक्षक के व्यक्तित्व में इसमें सुधार होता है, शिक्षक की संप्रेषण क्षमता बढ़ती है, उसके अंदर झिझक बढ़ती है, झिझक खत्म हो जाती है ना। और क्या सूक्ष्म शिक्षण प्रयोगशाला में होता है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, इसे शिक्षण की प्रयोगशाला का रूप ही माना जाता है। यानी कि माइक्रो टीचिंग एक प्रकार से, है ना, शिक्षण प्रयोगशाला ही कही जा सकती है। अब इसमें पर्यवेक्षण का क्या महत्व है माइक्रो टीचिंग में, तो भाई ये मार्गदर्शक करता है ना। यानी जो पर्यवेक्षक होता है माइक्रो टीचिंग में, वो क्या करता है, बच्चे का मार्गदर्शन करता है, उसको फीडबैक देता है। तो और चूँकि मार्गदर्शक होता है, और मार्गदर्शन कैसे करता है, आपकी अच्छाइयों और ना और कमियां दोनों को बताता है, एक मित्र के रूप में होता है। अब आपसे पूछा है क्या छात्राध्यापक तनाव महसूस करते हैं माइक्रो टीचिंग में, तो प्रारंभ में ये जो छात्र अध्यापक होते हैं वो तनाव को फील करते हैं, और धीरे धीरे ये तनाव कम हो जाता है। और सूक्ष्म शिक्षण में का जो मूल्यांकन होता है, ये गुणात्मक होता है कि मात्रात्मक होता है, तो चूँकि जो सूक्ष्म शिक्षण का मूल्यांकन प्रायः आपका गुणात्मक होता है, क्योंकि इससे व्यवहार परिवर्तन होता है। ठीक है। अब आते हैं कि कौशल के घटक कहाँ से लिखे जाते हैं। ठीक है। यानी कि सूक्ष्म शिक्षण में कौशल के घटक कहाँ से लिखे जाते हैं, तो सूक्ष्म शिक्षण के जो घटक होते हैं वो आपके पाठ्य योजना प्रारंभ में लिखे जाते हैं, और जो रेटिंग स्केल होती है पाठ्य योजना में, जो रेटिंग स्केल होती है वो आपकी लास्ट में होती है ना। यानी कि आपकी जो तालिका होती है रेटिंग स्केल की वो बाद में होती है। और आपसे पूछा जा सकता है कि एक समय में कितने कौशल का अभ्यास कराया जाता है, तो भैया यहाँ आपको बताना है कि एक समय एक स्किल का ही प्रयोग किया जाता है। अब आपसे पूछा जाए पाठ्य योजना में पूर्व ज्ञान का उल्लेख क्यों जरूरी होता है, तो पाठ्य योजना में पूर्व ज्ञान का जो उल्लेख होता है वो प्रस्तावना प्रश्नों को तैयार करने के लिए किया जाता है। अगर आपको पूर्व ज्ञान नहीं होगा तो आप प्रस्तावना प्रश्नों को तैयार नहीं कर पाएंगे। अब आपसे पूछा जा सकता है कि अध्यापक उद्देश्य कथन क्या होता है और क्यों बोलता है, तो जो शिक्षक होता है वो प्रस्तावना प्रश्नों के पश्चात, है ना, समस्या प्रश्न आता है, समस्या प्रश्न के बाद, है ना, जो छात्र अध्यापक होता है वो अध्यापक स्टेटमेंट बोलता है, अध्यापक उद्देश्य कथन बोलता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्या सूक्ष्म पाठ्य योजना में विस्तार से व्याख्या लिखी जाती है, तो नहीं। यहाँ पर चूँकि सूक्ष्म शिक्षण का मतलब छोटी, यानी आपकी व्याख्या होगी वो संक्षिप्त होगी, छोटी होगी। ठीक है ना। अब आते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण में कितने शिक्षण बिंदु होते हैं, तो सूक्ष्म शिक्षण में मिनिमम एक बिंदु होता है, और बहुत होगा तो दो छोटे छोटे बिंदु हो सकते हैं। ठीक है। रेटिंग स्केल क्या है, तो यहाँ पर रेटिंग स्केल यानी माइक्रो टीचिंग में रेटिंग स्केल के आधार पर जो छात्राध्यापकों को फीडबैक दिया जाता है, जैसे 7 बिंदु और 5 बिंदु यानी 0 से 6 के अंतर्गत रेटिंग स्केल प्रदान किया जाता है। क्या सूक्ष्म शिक्षण में
प्रदर्शन अनिवार्य है, ठीक है ना, यानी प्रदर्शन अनिवार्य है, तो यहाँ आपसे एग्जामिनर अगर पूछता है कि प्रदर्शन अनिवार्य है तो आपको बताना कि नहीं, लेकिन कौंसलों के अनुसार यह आवश्यक हो सकता है, यानी आपको सूक्ष्म शिक्षण में डेमोन्स्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि अब आते हैं यहाँ पर बीटीआर का सूक्ष्म शिक्षण में क्या अर्थ है। बीटीआर का मतलब होता है वीडियो टॉप रिकॉर्डर, ठीक है ना, यहाँ पर इसकी भी चर्चा करनी है आपको, है ना। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीएलएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, है ना। ये क्या करती है टीएलएम, ये विषय वस्तु को स्पष्ट करती है। और क्या माइक्रो टीचिंग में अनुशासन बनाए रखना कठिन होता है, तो अनुशासन बनाए रखना कठिन नहीं होता है, क्योंकि इसमें आपके साथी ही आपकी मदद करते हैं, आप अपने साथियों को ही पढ़ाते हैं। और सूक्ष्म शिक्षण और पारंपरिक शिक्षण में क्या अंतर होता है, ये भी पूछ सकते हैं। तो पारंपरिक शिक्षण में पूरा पाठ होता है ना, पूरी कक्षा होती है, लेकिन सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है, छोटा पाठ कर दिया जाता है, ठीक है। आप किस तरह से खड़ी होते हैं कक्षा में, तो यहाँ पर कक्षा में दोनों पैरों पर आपको खड़ा होना तो होता है, आत्मविश्वास से खड़ा होना होता है, पूरी नज़र रखनी पड़ती है। सूक्ष्म शिक्षण में समय का प्रबंधन कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर निरंतर अभ्यास किया जाता है और आपको घड़ी पर भी ध्यान देना होता है। अब आते हैं उद्दीपन परिवर्तन में, है ना, शिक्षक को क्या करना नहीं चाहिए। तो उद्दीपन परिवर्तन में शिक्षक को इधर उधर बहुत नहीं भागना चाहिए, है ना। साथ में शिक्षक को जब श्यामपट्ट पर लिखना चाहिए तो लिखते समय क्या चाहिए, लगातार बोलना चाहिए। और व्याख्या कौशल में निष्कर्ष क्यों जरूरी होता है भाई, ताकि बच्चों को अगर हम सारांश को समझाने के लिए निष्कर्ष अत्यंत जरूरी होता है। और ये माइक्रो टीचिंग किसके लिए ज़रूरी होती है, तो माइक्रो टीचिंग छात्र अध्यापकों के लिए ज़रूरी होती है, चाहे बीएड हो चाहे बीटीसी हो, सबके लिए बहुत ज़रूरी होती है। और आपको यहाँ पर सावधानी ये रखनी है कि आपको कभी भी डस्ट, है ना, हाथ से साफ नहीं करना है, सब काम डस्टर से करना है, इस बात का भी ध्यान देना है। यानी कि अब आपको माइक्रो टीचिंग करते समय इस बात की भी यहाँ पर मैं चर्चा कर दूँ आपको कि माइक्रो टीचिंग में करना क्या होता है, ठीक है। तो जैसे आप माइक्रो टीचिंग में क्या होते हैं कि आप वो करना क्या है, सबसे पहले जब आप पठन पाठन करते हैं तो आप किन बातों का ध्यान रखना है, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है यहाँ पर मैं आपको बता दूं, है ना। तो माइक्रो टीचिंग करते समय, ठीक, तो माइक्रो टीचिंग में क्या करना है, सबसे पहले क्लास में जब जाया जाता है तो आपको क्या करना होता है, आप दोनों पैर पे खड़े हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास के साथ खड़ा होना होता है। और खड़ा होने के पश्चात आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले जो भी क्लास की रिक्तियाँ होती हैं उनको कंप्लीट, यानी कि जो बोर्ड की रिक्तियाँ उनको कंप्लीट करना होता है। बोर्ड की रिक्तियाँ, है ना, इनको आपको कंप्लीट करेंगे। जब बोर्ड की रिक्तियाँ कंप्लीट हो जाएंगी, है ना, तो फिर क्या करेंगे, आप बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे, आप निर्देश देंगे बच्चों को कि बच्चों से आप कहेंगे कि बेटा मैं जिनसे जो क्वेश्चन पूछूंगा, है ना, जिसको आता है वो हाथ खड़ा करेगा और मैं जिससे पूछूंगा उससे उत्तर आपको लेना है, ठीक है। यानी जिसको मैं खड़ा करूंगा वही उत्तर बताएगा, सब लोग नहीं बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको क्या क्यों निर्देश देना जरूरी है, क्योंकि बच्चे नहीं, सारे बच्चे एक साथ उत्तर दे देंगे। यहाँ पर आपको प्रश्न पूछना है, तो प्रश्न कैसे पूछना है, प्रश्न सामूहिक रहेगा। सामूहिक का मतलब सबसे पूछा जाएगा। और उत्तर कैसे प्राप्त किया जाएगा, उत्तर आपको व्यक्तिगत प्राप्त करना है, ठीक है। प्रश्न सामूहिक, उत्तर व्यक्तिगत, यह ध्यान रखना है। प्रश्न आपका कैसा होगा, सामूहिक होगा और उत्तर आपका व्यक्तिगत होगा, ठीक। फिर अगर कोई बच्चा बताता है तो उसको शाबाश, बहुत अच्छे पुनर्बलन भी आपको देना है ना। तो मैंने आपको बताया, यानी कि सामूहिक उत्तर, ये आपको ध्यान देना। ये प्रश्न पूछते समय, चाहे ये प्रश्न चाहे आपके प्रस्तावना प्रश्न हो और चाहे आपके प्रश्न पूछना कौशल हो, दोनों प्रश्नों में आपको प्रश्नों का समान वितरण करना है, ठीक है। कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी आगे से, कभी सामने से, ठीक है। तो प्रश्नों का वितरण कैसा करना है, समान वितरण करना है प्रश्नों का, समान वितरण। प्रश्नों का वितरण कैसा होगा, प्रश्नों का जो वितरण होगा वो कैसा होगा,
समान वितरण होगा, ठीक है, समान वितरण होगा। सबसे पूरी क्लास से क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। TLM चार्ट मॉडल का प्रयोग भी कर सकते हैं आप, है ना, उत्तर निकालने के लिए, ठीक है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर आप बोलते हैं जब आप प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे, प्रस्तावना प्रश्न क्या करते हैं, प्रस्तावना प्रश्न क्या करते हैं, तो प्रस्तावना प्रश्न पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान को जोड़ते हैं। क्या करते हैं, प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न का मतलब पढ़ाने से पहले जो प्रश्न पूछते हैं, तो प्रस्तावना प्रश्न ये क्या करते हैं, नवीन ज्ञान। प्रस्तावना प्रश्न किस लिए पूछ जाते हैं, नवीन ज्ञान और पूर्व ज्ञान को जोड़ने के लिए, नवीन ज्ञान और पूर्व ज्ञान को जोड़ने के लिए, ठीक है, नवीन ज्ञान पूर्व ज्ञान को जोड़ने के लिए। आप लोग प्रस्तावना पूछेगा कि आपने कोई प्रश्न पूछा, ठीक है ना, कि बच्चों हम कहाँ रहते हैं, ठीक है, तो आपने कहा कि हम कहाँ रहते हैं, घर में रहते हैं, ठीक है। आप घर में क्या क्या खाते हैं, ठीक है, तो आपने बताया कि हम लोग सब्जी खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आएगा कि भाई इन सब्जियों को काटने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, तो सब्जी के लिए हम लोग काटने के लिए चाकू का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर ये चाकू हमारे हाथ पे लग जाए तो क्या होगा, है ना, तो खून निकल आएगा, ठीक है। तो आपका प्रश्न होगा कि बच्चों फिर इसके बाद आपको अध्यापक उद्देश्य कथन बोलना है कि खून क्या होता है, खून क्या होता है, तो बच्चे चुप हो जाएंगे। फिर आप बोलेंगे बच्चों आज हम लोग खून का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये कहलाता है अध्यापक उद्देश्य कथन। फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, व्याख्यान देते हैं। व्याख्यान में टीचर क्या करता है, लगातार बोलता है। जब टीचर लगातार बोलता है और छात्र क्या होते हैं, लगातार सुनते हैं। फिर शिक्षक क्या करता है, बीच बीच में बोध प्रश्न पूछता है। और बोध प्रश्न पूछने का तरीका है कभी दाएं से, कभी बाएं से, आगे से, पीछे से, ताकि भैया आकलन करता है शिक्षक कि भाई बच्चे पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। शिक्षक सुधार करता है बच्चों में और अपने आप में, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया प्रश्न पूछना, ये भी कौशल समझ गए। अब प्रश्न पूछते समय अब क्या करना है, प्रश्न पूछते समय जो बच्चा सही उत्तर देता है उसको कहता है शाबाश, बहुत अच्छे। ये क्या है, पुनर्बलन। अपनी अच्छी क्रियाएं जारी रखो, बुरी क्रियाएं समाप्त करो, इसे पुनर्बलन कौशल कहते हैं। ये दो प्रकार का, सकारात्मक नकारात्मक, दंड और पुरस्कार। दंड से भी सुधार होता है, पुरस्कार से सुधार होता है, लेकिन पुरस्कार से ज़्यादा सुधार होता है, दंड से कम सुधार होता है। ये शोधों ने सिद्ध किया है। ये दो प्रकार का होता है, शाब्दिक अशाब्दिक, है ना, शाब्दिक नकारात्मक, अशाब्दिक नकारात्मक, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये भी आप जान लीजिए कि कितने प्रकार का होता है पुनर्बलन। पुनर्बलन कहाँ से आया, ये मनोविज्ञान से आया, है ना। तो पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है ये भी आपको जानना पड़ेगा। पुनर्बलन, अपनी अच्छी क्रियाएं जारी रखो, बुरी क्रियाएं समाप्त करो, ठीक है। दो प्रकार, ये दो है ना, दो प्रकार का, सकारात्मक, ठीक है, नकारात्मक, ठीक है। अब सकारात्मक क्या होता है, सकारात्मक नकारात्मक, तो सकारात्मक में क्या होता है, ये भी दो प्रकार, शाब्दिक, ये क्या हो जाता है, शाब्दिक अशाब्दिक, ठीक। जब शाब्दिक अशाब्दिक के दो प्रकार का, ये भी शाब्दिक अशाब्दिक अशाब्दिक। इस पुनर्बलन आपसे पूछ सकता है पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है, ये बता सकते हैं आप। दो प्रकार का, टोटल 4 प्रकार का होता है, शाब्दिक अशाब्दिक। अब शाब्दिक मतलब शब्दों का प्रयोग, यानी कि शाबाश, उदाहरण आपसे पूछ सकता है, शाबाश, बहुत अच्छे, ठीक है। और अशाब्दिक में सिर हिलाता है, शिक्षक क्या करता है, सिर हिलाता है, सिर हिलाता है, सहमति देता है, हाँ, ठीक है, सिर हिलाता है, सहमति देता है। और नकारात्मक में, शाब्दिक में, गधे कहीं के पढ़ते नहीं हो। एग्जामिनर आपसे बोलता है, मतलब आप टीचर आपसे बोलता है गधे कहीं के पढ़ते नहीं हो, है ना, ये क्या है, शाब्दिक पुनर्बलन। डांटता है, आपको घूरता है, गुस्सा दिखाता है। अशाब्दिक में क्या होता है, गुस्सा दिखाता है, गुस्सा दिखाता है, घूरता है, गुस्सा दिखाता है, घूरता है, ये सब क्या है, नकारात्मक पुनर्बलन। तो पुनर्बलन को भी आप जान गए। एग्जामिनर पुनर्बलन की घटक याद कर लीजिएगा, प्रस्तावना प्रश्न की घटक याद कर लीजिएगा, लेसन प्लान में आपके होंगे, है ना, घटक और नीचे तालिका रहती है, उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। पुनर्बलन ये जान गए आप लोग। अब आप चर्चा करते हैं हम लोग। तो पुनर्बलन के बाद अब शिक्षक क्या करता है,
श्यामपट्ट पर प्रयोग करता है। तो श्यामपट्ट में वैसे एक चीज़ बता दूं कि श्यामपट्ट प्रयोग में करते क्या होता है, जिससे आपको 3 भाग में श्यामपट्ट को बांटना पड़ता है कम से कम। तो क्रम से यहाँ लिखा जाता है, फिर इसको लिखा जाता है, फिर इसको लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि आपको 45 एंगल पर खड़ा होना होता है, ऐसे करके, पीठ करके नहीं खड़ा होना है, 45 एंगल पर खड़ा होना होता है, ताकि लिखते रहो, बच्चों पर ध्यान देते रहो और बीच बीच में बोलते रहो, ऐसा ना हो कि लिखते समय बोलो ही ना, ठीक है। 45 एंगल, ये भी ध्यान रखना, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। और लाइन से लाइन की दूरी, पंक्ति से पंक्ति दूरी, ये लाइन से लाइन की दूरी, ये लाइन से लाइन की दूरी है ना, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, ये यानी अच्छी लिखावट शब्द का प्रयोग किया गया है। और श्यामपट्ट कई भागों में बटा हो, तो ये श्यामपट्ट कौशल की यहाँ पर बात हो गई, ठीक है ना। अब प्रस्तावना प्रश्न हो गया, यानी एक टीचिंग स्किल कहलाते हैं, यही सब स्किल कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने इस टॉपिक के अंतर्गत 108 ए और यहाँ पर 108 बी से संबंधित जो प्रश्न हैं वो पूछे सकते हैं, उसकी मैंने चर्चा की है ना। तो आप इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। अब अगले वीडियो में मैं आपको चर्चा करूँगा 100 है ना, जो सी और डी की चर्चा करूँगा, ठीक है ना। तो इसी वीडियो को यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप इसको वेट करिए, है ना, और देखिए, ठीक।